नाज़रीन, नेतन्याहू का खेल खत्म हो चुका है और इसराइल पूरी तरह से जकड़ा गया है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों इसराइली फौजी हलाक हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों टैंक्स तबाह किए जा रहे हैं और अवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू और इसराइल की शिकस्त दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है और अब नेतन्याहू को ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कटहरे में भी ला खड़ा किया गया है। उसके खिलाफ संगीन मुकदमा शुरू हो चुका है जिस पर उसे सजाए मौत तक हो सकती है। इसके साथ साथ गजा की जंग अब मिडल ईस्ट की आजादी की जंग बन चुकी है। किस तरह से अब पूरे मिडल ईस्ट को अमेरिका की कैद से, अमेरिका के चुंगल से आजाद किया जाएगा और उसके लिए बड़ी जिद्दोजहद का आगाज हो चुका है और उसके पीछे क्या बड़ा प्लान है यह भी आपके साथ शेयर करेंगे। और CNN ने इसराइल के बयानियों को बहुत बुरी तरह से बेनकाब किया है। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहम तरीन सबूत आपके सामने रखूंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये फलस्तीन की आज़ादी का फैसला कुन मार्का है या फलस्तीन ने रहना है या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो एक एक चीज आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम गजा के फौजी महाज की बात कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट वाकयात हुए हैं वो आपके सामने रखता हूं, कितने फौजी हलाक हुए हैं, कितने टैंक तबाह हुए हैं, और उसके बाद फिर अहम तरीन सबूत भी आपके सामने रखूंगा जो बिल्कुल आपके सामने पिक्चर क्लियर कर देंगे। और जो शशोपन का शिकार हैं कि क्या इसराइल जीत रहा है क्या हार रहा है, उनको भी बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि इसराइल हार नहीं रहा बल्कि इबरतनाक शिकस्त उसको हो चुकी है। सिर्फ वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो जीत रहा है और बहुत बुरे और भोंडे तरीके से उसको शिकस्त हुई है और उसका खेल खत्म हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ये 2 घंटों में उनकी 17 फौजी गाड़ियां, उनके टैंक्स जो है तबाह कर दिए गए। इतनी गैर मामूली जंग पूरे इसराइल की तारीख में नहीं हुई। इन्होंने अरबों से जंगें की, 6 दिनों में अरबों को जो है वो हरा दिया और बुरी तरह इन्होंने हराया अरबों को। लेकिन ये वो मज़ामती तहरीक है जहां पर पूरा जोर लगाया गया है, सारे वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। कोई इंटेलिजेंस की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो यहां पर इस्तेमाल ना की गई हो, लेकिन हर महाज पर इनको नाकामी हुई है। 2 घंटों में 17 गाड़ियां, इनके टैंक्स जो हैं वो तबाह किए गए हैं और 8 से ज्यादा इनके फौजी हलाक हुए हैं। और ये इसराइली मीडिया की जो तस्दीक है वो खुद आप देख लीजिए। इसके बाद ना सिर्फ ये जंग गजा में जारी है बल्कि मज़ामती तहरीक बार बार जो इनके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पर हमले कर रहे हैं, इनके दारुल हुकूमत पर बम गिराए जा रहे हैं। ये एशकलोन का जो सिटी है साले समंदर के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, यहां पर अटैक किया गया है। फिर खतरनाक तरीन मिसाइल बदर 3 ये पहली बार लॉन्च किया गया है। 40 से ज्यादा दिन हो चुके हैं लेकिन बदर 3 मिसाइल पहली बार उतारा गया और उसकी वीडियो भी शेयर की गई है। और इस मिसाइल का सामने आना इस बात का भी सबूत है कि पता नहीं उनके पास और कितने मिसाइल पड़े हुए हैं और कौन से खतरनाक हथियार पड़े हुए हैं कि वो 40 दिनों बाद अपना एक हथियार नया मुतारिफ करवा रहे हैं। तो आगे आगे चलकर वो पता नहीं कौन कौन से मिसाइल सामने लेकर आएंगे और इसी बात का इसराइल को डर है। और जो इन्होंने स्कूल पर अभी अटैक किया है उसके जवाब में तिल अवीव पर रॉकेट्स की बौछार की गई है, बरसात की गई है रॉकेट्स की। आप मैप पर देख लीजिए कि पूरे तिल अवीव पर बड़ी तादाद में रॉकेट्स दागे गए हैं और वहां पर बड़ी मेजर डिस्ट्रक्शन हुई है क्योंकि जब ज्यादा तादाद में रॉकेट्स आते हैं तो आयरन डोम उसको नाकाम नहीं बना पाता। इसलिए तिल अवीव में बड़ी तादाद में यहां पर आज तबाही हुई है जो इन्होंने स्कूल पर हमला किया। अब इनकी नाकामियों के अहम तरीन हकायक दुनिया भर के एक्सपर्ट की जुबानी में आपके सामने रखने जा रहा हूं। थोड़ी सी शायद ये वीडियो लंबी हो जाए लेकिन इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप जरा ये सुनिए, ये जंग इससे पहले किसी दूसरी जंग की तरह नहीं है। मगरबी हुकूमतों ने आलमी सहूनत, इसराइल, मुनाफिकीन अरब और एजेंटों के साथ मिलकर गजा के अवाम के खिलाफ एक बेमिसाल इत्तेहाद किया जिनका खुदा के सिवा कोई मददगार नहीं। इस बेमिसाल आलमी इत्तेहाद के सामने गजा की साबित कदमी तारीख के रोशन सफात में लिखी जाएगी, खास तौर पर जब इन्होंने तिल अबीब पर मिसाइलों से हमला किया और 43 दिन की जंग के बाद इसराइली सफ़ों को बेमिसाल नुकसान पहुंचाया जिसकी वजह से सिहोनी रहनुमा अपने जहनों से महरूम हो गए और उन्हें परागंदा और नाकाम बना दिया। मजीद जंगी जराइम, एक नामालूम मुस्तकबिल और एक धुंधला नजर आने के अंधे इंतकाम की वजह से मुजाहिद का रास्ता वाज़ेह है, या तो फतह या फिर शहादत। लेकिन सिहोनी का रास्ता कीचड़,
फौजी और नफ्सियाती शिकस्तों से भरा हुआ है। इन्होंने अस्पताल में सबसे बड़े जंगी जराइम किए हैं, जिनमें से आखिरी जख्मियों को मजबूर करना है। जख्मियों, डॉक्टरों और बेघर अफराद के लिए 1 घंटे के अंदर जबरदस्ती अस्पताल से निकल जाना एक बेमिसाल जंगी जुर्म है और इसे आलमी सतह पर जंगों की तारीख के सबसे घिनौने जंगी जराइम में शुमार किया जाता है। इन घिनौने और बेमिसाल जराइम ने इनकी फौज को तारीख की सबसे मुजरिम फौज का खिताब दिया है। जहां तक पूरी कहानी का ताल्लुक है, ये एक ऐसी फौज की जिल्लत आमेज इंटेलिजेंस और फौजी नाकामी है जो दुनिया की सबसे मजबूत होने का दावा करती है। इसे मगरब की ताकतवर तरीन फौजों और अमेरिकी इंटेलिजेंस की हिमायत हासिल है। अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विसेज, जिनका सालाना बजट $90 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन वो सब नाकामी के गहरे कुएं और झूठ और मीडिया की गलत मालूमात की बदबूदार और दलदल में गिर गई। फलस्तीनियों की बहादुराना मज़ाहमत ने झूठी और बोहतान तराशी के साथ नाकाबिले तस्खीर फौज कहने वाली इसराइली फौज को शिकस्त दी, इसकी तजलील की और इसके कायदीन की नाक खाक में मिला दी। मुजाहिदीन के एक गिरोह ने फर्जी फौज को तहस नहस करके कुचल डाला और इसके शिकस्त खुर्दा जलीलो ख्वार सिपाहियों की तस्वीर तारीख में अब्दी सच्चाई रहेंगी। तो इस तरह ये मिलिट्री एक्सपर्ट पूरी तरह से आपके सामने पिक्चर वाजे कर रहे हैं कि इन्हें किस तरह से इबरतनाक शिकस्त हुई है, और एक महाज पर नहीं, हर महाज पर, चाहे वो इंटेलिजेंस का महाज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का महाज हो, चाहे वो फौज का महाज हो, हर तरह इनको इबरतनाक शिकस्त हुई। और इसके अलावा एक और एक्सपर्ट देखिए कि वो क्या लिखते हैं। नेतन्याहू ने कहा वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी कबूल नहीं करेंगे और फिर राजी हो गए। वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद नहीं लाएंगे और फिर रजामंद हो गए। और वो 1 लीटर ईंधन भी दाखिल नहीं होने देंगे और फिर उन्होंने ये भी कबूल कर लिया। बगैर मज़ाहमत के बदले में किसी कैदी को रिहा भी किया। इसराइल डगमगा रहा है मैदान में, ये हर घंटे फौजियों और साजो सामान को खो रहा है और इसकी जारहियत के अहदाफ मुनहदम हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं कि इसराइल रोज़ बरोज़ जो सख्त तरीन पहले उसकी शराइत थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है, क्योंकि उसको नाकामी इतनी हो रही है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यानी आप सोचिए, जितने ये जालिम हैं, अगर इन्हें कोई फौजी कामयाबी मिल रही होती तो क्या ये फ्यूल अंदर आने देते, क्या ये पानी के ट्रक अंदर आने देते? गो कि वो थोड़े से आए हैं, क्या ये जो कैदी हैं उनको रिहा करते? कभी भी नहीं करते, जितने जालिम और फिरौन ये हैं। लेकिन मसला ये है कि जितनी इबरतनाक इनको शिकस्त हो रही है, उसके साथ जो आलमी प्रेशर है, यानी ना फौजी कामयाबी है, ऊपर से ये बेनकाब अलग से हो रहे हैं, आलमी प्रेशर अलग से है, तो इसलिए रोज़ बरोज़ ये अपने जो स्टैंड थे उससे पीछे हटते जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ अपनी शराइत खुद ही ख़त्म करते जा रहे हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या जो फातेह लीडर होते हैं उनके ऐसे चेहरे होते हैं? इसके चेहरे पर आपको शिकस्त वाज़े तौर पर नजर आ रही है। किसी फतह याब लीडर का इस तरह से चेहरा नहीं होता, ना ही उसके चेहरे के ये आसार होते हैं, ना ही इस तरह से उसकी नज़रें झुकी होती हैं। तो हर लिहाज से ये शिकस्त खा चुके हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, निहत्ते लोगों पर बमबारी करके ये वहशत बढ़ाना चाह रहे हैं, खौफ पैदा करना चाह रहे हैं, दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि वो फतह याब हो रहे हैं। हालांकि बुरी तरह से इबरतनाक इनको शिकस्त हुई है और ये बात हकीकत है कि इन्हें कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि इनके साथ गजा में ये कुछ होने वाला है। अगर इन्हें पता होता तो ये कभी भी ना जाते। इनका प्लान ये था कि ये गजा में जाएंगे और 20 दिनों में अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। भाई, जिन्होंने अरबों से कई ममालिक से एक साथ जंगें लड़ी हों और 6 दिनों में उनको शिकस्त दे दी हो, उनके लिए गजा का एक छोटा सा इलाका क्या माने रखता था। लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे क्या बला वहां पर बैठी है और इनके साथ होने क्या वाली है। तो अब इनके ताबूत में आखिरी कील जो है वो बहुत जल्द सबत होगा और फ़लस्तीन भी आज़ाद होने वाला है और इनको अपने किए का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। फिर आप ये उनके एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान देखिए, वो कह रहे हैं वी हैव लॉस्ट वॉर इन नॉर्थ गाजा। ये वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2006 से 8 का इनका टेन्योर है और ये वो टाइम है जब हिजबुल्लाह के साथ इनकी जंग हुई थी। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये टाइम था, उसमें ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और वो खुद ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हम गजा में जो जंग है वो हार चुके हैं। फिर CNN देखिए, जो कि इनका सबसे बड़ा हिमायती मीडिया समझा जाता है, उसने किस तरह से इनके बयानियों को एक्सपोज किया है। इससे पहले BBC ने बताया कि ये जो अस्पताल का इन्होंने ऑपरेशन किया है ये टोटली फेक है। और आज CNN की जानिब से ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने खुद वेपन्स अल-शिफा हॉस्पिटल में पहले जाकर रखे और उसके बाद जाकर कहा कि ये देखें हमने यहां से हथियार पकड़ लिए हैं। ये खुद इन्होंने
प्लेस किए थे वेपन्स वहाँ पर, असलहा वहाँ पर जाके रखा और फिर छापा मार के कहा ये देखें हमने यहाँ से जो है वो मज़ामती तहरीक के असलहा पकड़ लिया है। उन्होंने यहाँ पर बेस बनाई हुई थी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल मुज़हिका खेज़ है और उन्होंने कहा ये दोबारा अब वहाँ पर रीअरेंज करने जा रहे हैं असलहा को ताकि इंटरनेशनल मीडिया को बुला सकें। अब ये इनका अगला प्लान है, क्योंकि पहले तो बुरी तरह से नाकाम हो गया, अब एक और ट्राई कर रहे हैं कि पूरे मीडिया को बुलाकर दिखाएं कि भाई ये देखें यहाँ पर ये हो रहा है। क्योंकि इससे पहले जो इन्होंने वीडियो शेयर की थी वो डिलीट करना पड़ गई। इतनी लान तान और थू थू पूरी दुनिया में हुई कि भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, ये दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है कि जो फीडर दिखाकर पैम्पर दिखाकर कह रही कि यहाँ पर जनाब दहशतगर्द छुपे हुए थे। फिर ये आप यूएस के एक प्रोफेसर का बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए, अकल के अंधों को ये इतना भी नहीं पता कि कौन बेवकूफ है जो बिजिएस्ट प्लेस पर यानी मसरूफ तरीन इलाके में अपनी बेस बनाएगा। अल-शिफा जो कि गजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, क्या वो बेवकूफ हैं कि उस मसरूफ तरीन जगह पर अपनी बेस बनाएंगे? तो अकल के अंदर तुमको शर्म आनी चाहिए। तो ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अहम तरीन प्रोफेसर का बयान है। तो इस तरह सूरत हाल इनके लिए इंतहाई कर्बनाक है। जब रोजाना की बुनियाद पर लाशें वापस इसराइल जा रही हैं तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि वहां पर क्या बीत रही है। नेतन्याहू के खिलाफ अवाम का गुस्सा किस हद तक बढ़ चुका है, इनकी किस तरह से बदनामी हो रही है, अवाम का एतमाद अपनी हुकूमत से उठ चुका है। वहां से अवाम लीव कर रहे हैं कंट्री को कि हम तो यहां पर सेव ही नहीं है। एक छोटे सी इलाके की छोटी सी तंजीम ने रोजाना की बुनियाद पर आपके दर्जनों फौजी हलाक करके वापस भेज रही है। तो इससे बड़ी शिकस्त और उनके लिए क्या हो सकती है। और अब नेतन्याहू के गिर्द बिल्कुल घेरा तंग हो चुका है। अब ये आप देखिए कि डेमोन्स्ट्रेशन एट तिल अवीव जो मुजाहरे हैं वो आखिरी इंतहा को पहुंच चुके हैं और देखिए कि वो जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि इसराइल के मुताबिक दुनिया में जो मुल्क भी जंग बंदी का मुतालबा करता है वो इसराइल और समझो आमने सामने आ जाते हैं और वो इसराइल के बयानिए के खिलाफ होता है और इसराइल उसकी बड़ी सख्त मजम्मत करता है और समझता है कि इसके साथ हमारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके अपने अवाम उसके दारुल हुकूमत में लाखों की तादाद में निकल कर कह रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए और प्रिजनर डील होनी चाहिए, यानी उनके कैदी उनको दो और अपने वापस लेकर आओ। तो अवाम को समझ आ गई है कि भाई हम कितने जोगे हैं, अगर हमें इतनी पावर होती तो हम वहां से अपने कैदी छुड़ा लाते। आपको पता है कि सबसे ताकतवर डेल्टा फोर्स जो कि अमेरिका की सबसे ताकतवर फोर्स समझी जाती है उसको यहां पर मिशन पर भेजा गया था। पूरे मगरिब की अमेरिका की कनाडा की सबकी जो मुश्तरका इंटेलिजेंस है सब ने ऑपरेशन किया, सब ने जोर लगाया कि किसी तरह से वो सुराग लगा सकें कि हॉस्टेजेस कहां पर हैं। लेकिन पूरा मगरिब पूरा अमेरिका ये मिलकर भी मोसाद मिलकर भी एक सुराग भी नहीं लगा सके। तो अगर ये सुराग लगा लेते और उन हॉस्टेजेस को वापस ले आते तो अगले ही दिन उन्होंने गजा को मिलिया मेट कर देना था। लेकिन ना ही इनको वो फौजी कामयाबी मिल सकी। अब अवाम के सामने अलग से गंदे हो रहे हैं, दुनिया के सामने अलग से गंदे हो रहे हैं और कोई ऑप्शन अब इनके पास नहीं बचा है। और अब अगला काम क्या हुआ नेतन्याहू के खिलाफ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ मुकदमा चल पड़ा है। ये आलमी अदालत है जिसमें जंगी जराइम पर इसके खिलाफ मुकदमा चला है। 5 कंट्रीज ने अप्रोच किया था आईसीजे को, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, डिजिबूती, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अप्रोच किया था और अब बाकायदा इसके खिलाफ तहकीकात वहाँ पर चल पड़ी हैं और बहुत इम्कान है कि इसको वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट होगी, इसको वहाँ पर सजाए मौत भी हो सकती है। तो नेतन्याहू के खिलाफ हर तरह से घेरा तंग हो चुका है। अमेरिका उससे अलग नाखुश है क्योंकि उसे अमेरिका को भी ये लगता था कि ये जंग जीत जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा है कि ये जंग हार चुका है, तैयब एर्दोगान का बयान ज़हन में रखे, उन्होंने कहा था कि ये बली का बकरा है, कभी भी इसको कुर्बान कर दिया जाएगा। तो अमेरिका अलग से नाखुश है, दुनिया अलग से थू थू कर रही है, अपने अवाम अलग से खड़े हुए हैं, अपनी हुकूमत भी इसके खिलाफ है। तो हर तरह से इसका खेल जो है वो तमाम हो रहा है और इसराइल का खेल भी तमाम हो रहा है। आप देखिए कि अब जो गजा की जंग है वो पूरे मिडिल ईस्ट की आज़ादी की जंग बन चुकी है। अब प्लान ये बना है जो कि असल में ईरान का प्लान है कि पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका से आज़ाद करवाया जाए। जो इनके अड्डे हैं अब उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, पूरे मिडिल ईस्ट को आज़ाद करवाया जाए, इराक से, सीरिया से, बाकी जितने भी मालिक हैं उनसे इनके अड्डे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाएँ। अब ये वहाँ की इराकी जो तंजीम है उनका बयान देखिए कि अब हमारा मकसद है कि लिबरेट करवाना है हमने यूएस से अपने आप को, और स्ट्रेटजी उन्होंने ये बनाई है कि एग्जॉस्ट करना है एनिमी को, यानी थोड़े थोड़े हमले करके रोजाना की बुनियाद पर फुल स्केल जंग नहीं करनी, पहले छोटे छोटे हमले करेंगे, यानी वक्फे के साथ गुरिल्ला वार इनके साथ करेंगे और इनको थका देंगे और थकाने के बाद फिर इनके साथ वो बड़ी जंग होगी। तो ईरान बेसिकली इस एजेंडा के ऊपर चल रहा है और पूरी तंजीमें चाहे सीरिया हो, इराक हो, लेबनान हो, यमन हो, तमाम तंजीमें इसके इन्फ्लुएंस में हैं।
تو تمام تنظیموں کو وہ ایک پلاننگ کے تھرو ایک حکمت عملی کے تحت چلا رہا ہے۔ حالانکہ اس میں اس کو عربوں کی مخالفت کا بھی سامنا ہے، جیسے کہ سعودی عرب ہے، UAE ہے اور ایک دو اور ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ امریکی اڈے یہاں سے ختم ہوں، لیکن ایران یہ ٹھان چکا ہے اور اس پلان پر پوری طرح سے کارآمد ہے۔ اور آپ یہ ایرانی فارن منسٹر کا بھی بیان دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اگر سیریا میں ہمارے اگر آرمی پر اٹیک کیا گیا تو ہم اسٹرانگلی رسپونڈ بیک کریں گے، بہت ہی سخت ہم جواب دیں گے۔ تو یہ بھی اب ایران کے پاس ایک جواب ہے کہ ان کی ملیشیا امریکہ پر حملہ کرے گی، اگر امریکہ بدلے میں ایران پر حملہ کرتا ہے تو ان کے پاس پورا جنگ کا جواز ہوگا۔ تو جب وہ فل سکیل جنگ چھڑے گی تو ایران کی کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ امریکی اڈے یہاں سے وہ ختم کروا سکتا ہے۔ جس طرح کہ امریکہ کو اندر سے اختلافات ہیں، ان کی اکانومی کے پرابلم ہیں، اور بہت جیسے ایلون مسک کا بیان میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایلون مسک نے کہا تھا کہ اب امریکہ کی وہ والی طاقت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی، اور ان کے ایک کمانڈر نے کہا کہ نیٹو جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی پاور نہیں رہی۔ تو اس طرح آج حالات مختلف ہیں، جس طرح ایران کے ساتھ چائنا ہے، رشیا ہے، نارتھ کوریا ہے، ایران اور جس طرح ترکی کے ساتھ وہ کوارڈینیشن کر رہے ہیں، وہ بہت ہی بے مثال ہے۔ تو آج ایران کو لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہاں سے امریکہ کو چلتا کر سکتا ہے، اور اگر امریکہ چلا گیا تو پھر اسرائیل کا بچنا بھی جو ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ اسرائیل پوری طرح سے امریکہ کے دم پر کھڑا ہے، امریکہ کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف اس کے ہتھیاروں کا ڈیلر ہے، اس کی اپنی کوئی پاور نہیں ہے۔ اور اگر ابھی امریکہ پوری طرح سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ 2 دن بھی نہیں ٹک سکتا۔ اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پر جو سویلینز ہے وہ بہت برے حالات میں ہیں، اور اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جتنا مارا جا سکتا ہے، جتنا ٹیرر پھیلایا جا سکتا ہے، جتنا خوف پھیلایا جا سکتا ہے وہ پھیلائیں، تاکہ یہ فل فور یہاں سے بھاگیں، لیو کریں اور ایجپٹ میں مہاجر بن جائیں۔ لیکن وہاں پر جو فلسطینی ہیں وہ بھی مزاحمت کی ایک ایسی مثال قائم کر رہے ہیں جس کی ماضی میں کوئی ہمیں کوئی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ اگر کسی نے بہادری کی مزاحمت کی ایسی مثالیں قائم کی ہوں۔ جو فخورہ سکول پر آج صبح اٹیک کیا گیا تھا، 200 سے زائد اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت انیشل جو رپورٹ آئی تھی اس میں 50 تھے، لیکن ابھی رپورٹ کے مطابق 200 سے زائد شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اس وقت زخمی ہو رہے ہیں ان کے لیے ہاسپٹل میں کوئی علاج نہیں ہے، ان کے لیے ہاسپٹل میں جو ہے وہ میڈیسن نہیں ہے، ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ تو جو سینکڑوں زخمی ہوتے ہیں ان کی بھی جو شہادت ہے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ پھر کیا ہوا ہے کہ الشفا سے جو پیشنٹس تھے ان کو فورسفلی وہاں سے نکال دیا گیا ہے، 500 سے زیادہ پیشنٹس کو فورسفلی وہاں سے نکالا گیا ہے، اور ڈاکٹرز کے مطابق ہم نے 2 کلومیٹر پیدل سفر طے کیا ہے۔ یہاں پر ہر چیز ٹوٹی ہوئی ہے، انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور یہ بہت اس کے چانسز ہیں کہ یہ جو زخمی ہیں میکسیمم یہ راستے میں دم توڑ جائیں گے، کیونکہ یہ تو پہلے ہی بڑی کریٹیکل پوزیشن میں تھے۔ یہ کہاں چل سکتے ہیں، کہاں یہ علاج کے بغیر رہ سکتے ہیں، کہاں یہ کھانے اور پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بہت چانسز ہیں کہ ہم راستے میں ہی یعنی کسی مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیں گے۔ اور ابھی 120 پیشنٹس ابھی بھی الشفا میں پڑے ہیں، اور ان میں نیو بورن بیبیز بھی ہیں جن کے کوئی والدین نہیں ہیں، جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، جن کو وہاں سے نکالا ہی نہیں جا سکتا ہے، وہ وہیں اب فرش پر پڑے ہیں، وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اسرائیلی آرمی نے مکمل طور پر اس کو سراؤنڈ کر رکھا ہے، اور جس طرح سے یہ لاشیں نکال کر لے کر گئے تھے، تدفین شدہ لاشیں یہ نکال کر لے کے گئے ہیں تاکہ بعد میں ان کو ایز اے ٹیررسٹ دنیا کو دکھا سکیں، یہ دیکھیں ہم نے اتنے بندے مار دیے۔ تو ہو سکتا ہے یہ جو 120 پیچھے پڑے ہیں یہ بھی جب مر جائیں گے یا ان کو یہ مار دیں گے اور اس کے بعد ایز اے ٹیررسٹ دنیا کو دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ابھی جبالیہ پر اٹیک ہوا ہے، جبالیہ ریفیوجی کیمپ، جس میں 50 لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے۔ اور پورے غزہ پر، خاص طور پر ساؤتھ پہ، جب پورے جو غزہ کے لوگ ہیں وہ ساؤتھ میں شفٹ ہو چکے ہیں، یعنی پوری آبادی ساؤتھ میں شفٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد اب انہوں نے ساؤتھ پر اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور مقصد صرف وہی ہے کہ ٹیررائز کر کے ان کے ذہنوں میں خوف پھیلا کر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہاں پر زندگی کی کوئی امید نہیں ہے اور یہ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن ابھی تک تو فلسطینی وہاں سے نہیں جا رہے ہیں، کل کو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اسرائیل کے پاس ٹائم کم ہے، اوپر میں نے آپ کو جو ان کی ناکامیاں بتائی ہیں، ان کے پاس چند دن ہیں، چند دن میں انہوں نے کوئی ملٹری کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ان کو صرف یہی ملٹری کامیابی لگ رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم نے لوگوں کو دھکیل دیا تو یہی ہماری کامیابی ہوگی، اس لیے وہ پورا زور لگا کے صرف اگلے 4-5 دنوں میں لوگوں کو وہاں سے دھکیلنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اہم ترین حقائق ہم آپ تک پہنچاتے رہیں، اور رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت اللہ۔